हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेल होप यार सेम आप लोगों को पता ही है कि भाई अच्छे ही होंगे आप लोग और खूब मेहनत कर रहे होंगे। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे ही बात करते हैं कि हाँ भाई जिस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। कल लास्ट हमने एप्लीकेशंस किए थे बेस्ड ऑन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। आज हम उसी को थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ऐसे देखिए मैंने कल कुछ क्वेश्चंस तो कराए थे बट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो पूछे गए हैं ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में और बीटेक में, ठीक है ना। तो उसमें से मैं तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बाकी उसके बावजूद जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हाँ भाई अगर आप लोगों को किसी चीज पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उससे उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले अपना कुछ चीज को मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमारे फर्दर क्वेश्चंस जो है जो मैनी टाइम्स विद इन यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर डॉट कर्व ए माइनस ए वेक्टर डॉट कर्व बी। और आपको पता है कि डाइवर्जेंस क्या है और कर्ल क्या है, ये चीजें आप पहले रीड कर चुके हैं। तो यहां पर हम देखिए सिंपली पहले तो सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए कंसीडर कर लीजिए कि क्या कि लेट ए वेक्टर हमारे पास है, हम थ्री डायमेंशनल वे में इसको तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। एंड ऐसे ही बी वेक्टर कंसीडर कर ले रहे हैं, बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के। अब आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिक्वायरमेंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी रिक्वायरमेंट है डाइवर्जेंस आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ये काम करिए क्योंकि इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या मतलब, आप एलएचएस से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड निकाल दो, या फिर दूसरा तरीका आप एलएचएस निकालो, एक वैल्यू आएगी आपके पास, फिर राइट हैंड साइड निकालो, एक वैल्यू आएगी, दोनों इक्वल आ जानी चाहिए, तब भी आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो वो डिपेंड आप पे करता है। तो पहले तो मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर दे रहे हैं। सो फाइंडिंग ए क्रॉस बी, दैट इज जिस तरह से आप इंटरमीडिएट लेवल पे करते हुए आए हैं, आई जे के, ए के कंपोनेंट दैट इज ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। नाउ अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये तो आई होप सभी को करना आता ही है, कई मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं। सेकंड जे को कांस्टेंट रखते हुए ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू। देखो फिर से क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। अब आपको इसका फाइंड आउट करना है क्या, डाइवर्जेंस। सो एलएचएस आपको दिया था डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज डेल डॉट, डाइवर्जेंस का मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि डाइवर्जेंस लिखा है मतलब डॉट से साइन आएगा। तो ए क्रॉस बी, तो डाइवर्जेंस डेल डॉट ए क्रॉस बी। आप इसको कैसे फाइंड आउट करें, आपको पता है कि डेल के कंपोनेंट क्या थे, इट इज आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इन डॉट प्रोडक्ट विद आई। ये ए क्रॉस बी को मैं ऐसे रहने दे रहा हूं भाई, कारण क्योंकि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है ना वो ये दी गई है, ऊपर बहुत लंबी वैल्यू है तो उसको ऐसे रह दीजिए। अब आपको ये तो पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, आई कंपोनेंट की आई से, जे कंपोनेंट की जे से और के कंपोनेंट की के से। तो सेम प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं भाई। इसका आई कंपोनेंट है डेल बाई डेल एक्स, ए क्रॉस बी का आई कंपोनेंट, ए क्रॉस बी का आई कंपोनेंट है ये वाला, इट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस इसका जे कंपोनेंट है डेल ऑफ डेल वाई, इसका जे कंपोनेंट है ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस डेल बाई डेल जेड, इसका जेड कंपोनेंट है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब देखो आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था क्या, कि या तो आप एक बार एलएचएस निकालो, एक बार राइट हैंड साइड निकालो, ठीक है ना, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। दूसरा तरीका क्या, आप एलएचएस से ही राइट हैंड साइड को सीधा डायरेक्टली क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। अब जैसी आपकी मर्जी आ रही है यार वैसा कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप इसी को ओपन कर सकते हैं। देखो इसको ओपन किस तरह से किया जा सकता है, मैं इसे ओपन कर रहा हूं,
अलग अलग करके कंपोनेंट करते हुए इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई डी जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए जेड बी वाई प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड बी एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स बी जेड प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए एक्स बी वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई एंड बी एक्स। अच्छा, अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। अभी ए वाई और बी जेड आप ये बस सोचते ना कि सर ये कांस्टेंट हो गए, अरे कांस्टेंट तो तब होते ना अगर हमको प्योर वैल्यू दी गई होती। ए वाई तो मैंने केवल क्या कहा है, ए वेक्टर का y कंपोनेंट है। अब ए वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर जेड या वाई स्क्वायर एक्स, कुछ भी हो सकती है। तो ये तो हमने केवल कंपोनेंट कंसीडर किया, तो हमको अभी ये नहीं पता कि भैया किसको, क्योंकि ये y तो केवल सफिक्स में लिखा गया है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके सॉल्व कर दीजिए। इट इज ए वाई डेल बी जेड बाय डेल एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इट इज बी जेड डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस यहां पर आप करेंगे तो ए जेड डेल बी वाई बाय डेल एक्स प्लस बी वाई डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस फिर इस वाले फंक्शन का इसमें करिए ए जेड डेल बी एक्स बाय डेल वाई प्लस बी एक्स डेल ए जेड बाय डेल वाई। इस फंक्शन का हो गया नेक्स्ट दिस वन माइनस ए एक्स डेल बी जेड बाय डेल वाई प्लस बी जेड डेल बाय डेल वाई ऑफ ए एक्स डेल बाय डेल जेड वाले का बचा प्लस ए एक्स डेल बी वाई बाय डेल जेड प्लस बी वाई डेल ए एक्स बाय डेल जेड। इस वाले फंक्शन का भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करते हुए लास्ट आपके पास केवल एक ही वैल्यू रहेगी, इट इज ए वाई डेल बी एक्स बाय डेल जेड प्लस बी एक्स डेल ए वाई बाय डेल जेड। अच्छा, अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो ये काम करना है भाई, जो सेम सेम वाले आ रहे हैं ना, सेम सेम कहने का मतलब अब किस तरह से करिएगा, राइट हैंड साइड को एक बार देख लीजिए। राइट हैंड साइड में देखो बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट है, बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड। तो एक काम करो, पहले बी एक्स वाले जिनके आगे बी एक्स आ रहा है उन सबको कॉमन करो। देखो यहाँ बी एक्स आगे से नहीं है, इधर बी एक्स आगे से नहीं है, इधर बी एक्स, हाँ ये बी एक्स है, देखो ये बी एक्स पॉजिटिव में है, एक बी एक्स तो ये है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। मैं एक एक समझा रहा हूँ ऐसा। सेकंड देखिए, चेक करिए, बी एक्स यहाँ है बी एक्स, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो बी एक्स केवल मैंने एंटायरली कॉमन लिया और अंदर वैल्यू क्या आ रही है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है, इट इज डेल ए जेड ओवर डेल वाई डेल ए जेड बाई डेल वाई। सेकेंड आ रही है माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड। बी एक्स के आगे अब बी वाई वाले कलेक्ट करो। देखिए बी वाई वाला पहले पॉजिटिव दिस वन डेल ए एक्स बाई डेल जेड, ये है पॉजिटिव हमारे पास, नेगेटिव वाला ये है माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस बी जेड वाले कलेक्ट करो। देखो बी जेड वाला पॉजिटिव वाला कौन सा है, दिस वन इज पॉजिटिव डेल ए वाई बाई ये डेल एक्स, सॉरी मैंने ए एक्स लिख दिया, ये डेल एक्स है, डेल ए वाई बाई डेल एक्स बी जेड और कौन सा बी जेड वाला, ये है नेगेटिव माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। ये बी एक्स वाले आ गए। अब सेकंड करो ए एक्स वाले, क्योंकि देखो सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का ए वेक्टर करके दिया हुआ है, तो ए एक्स वाले कंपोनेंट मेजर करो। माइनस ए एक्स वाले देखो कौन कौन से हैं, ए एक्स वाले एक तो ये है ए एक्स वाला, एक ये है, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लेते हुए कर रहा हूं मैं, माइनस का ए एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा डेल बी जेड बाई डेल वाई माइनस ए एक्स वाला माइनस, मैंने आगे से माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है,
माइनस का डेल बी वाई बाय डेल जेड। फिर ए वाई वाला कॉमन करो, ए वाई वाला कॉमन करिए। ए वाई वाला एक तो ये है, इट इज डेल बी एक्स बाई डेल जेड, और ए वाई वाला एक और होगा, देखिए ए वाई वाला एक ये है माइनस का डेल बी जेड ओवर डेल एक्स। फिर माइनस का ए जेड वाला देखिए, ए जेड इट इज डेल बी वाई बाय डेल एक्स। ए जेड वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे से माइनस लेते हुए चल रहे हैं तो इसको नेगेटिव में लिख रहा हूं मैं, माइनस डेल बी एक्स बाय डेल वाई। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। एक बार इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द टॉप। देखिए लास्ट हमने जो बॉटम में ऑब्टेन किया था दैट वाज दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी थी। अब आपको देखो यहां पर क्या पता होना चाहिए, यहां पर आपके पास क्या है भाई, अगर मैं कर्व ए की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना भाई, आपको थोड़ी कुछ चीजें तो हल्का फुल्का देखिए इतने बार प्रैक्टिस आप कर चुके हैं तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ताकि इससे एग्जाम में क्या होगा ना, आपकी खुद की टाइमिंग भी बचेगी और खुद का जो है गुड मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे बचपन वाले स्टेप तो नहीं करना है यार, ठीक है ना, क्योंकि अब तो यार आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो डेफिनेटली कि बचपन वाले स्टेप नहीं करना, ज्यादा अवॉइड ही करें, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं केवल बताने के लिए आपको कि अगर मैं कर्व ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो केवल एक वैल्यू को आप इंडिकेट कर दीजिए, इट इज डेल क्रॉस ए। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल क्रॉस ए कहने का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, इट इज दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है, आई जे एंड के। ये वैल्यू थी डेल बाय डेल एक्स, डेल ऑफ डेल वाई, डेल ऑफ डेल जेड, और ए वेक्टर की कंपोनेंट थी आपके पास ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो अगर आप इसमें इसका कर्ल की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसकी कर्ल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस जे डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस के डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जो ये कंपोनेंट आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल देखो यही है। ये पहला वाला कंपोनेंट ये है, दूसरा वाला कंपोनेंट ये है, तीसरा वाला कंपोनेंट ये है। और अगर मैं कर्व बी निकालता तो यहां पर ए जेड के स्थान पर क्या हो जाता, बी जेड, ए वाई के स्थान पर बी वाई, और ए जेड ए एक्स के स्थान पर क्या नाम है, ये ए एक्स के स्थान पर बी एक्स, ए जेड के स्थान पर बी जेड, ए वाई के स्थान पर बी वाई, और ए एक्स के स्थान पर बी एक्स हमारी वैल्यू ऑब्टेन होती है हमें। तो सेम देखो ये नीचे वाला कर्व भी ही तो है। अब आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या किया हुआ है, सिंस अगर मेरे पास p वेक्टर डॉट q वेक्टर है, इनको भी मैं वही कह रहा हूं, दूसरा जो कॉमन फैक्टर है क्या, pxi pyj pzk, तो ऐसे q वेक्टर को qxi qyj qzk, इन डॉट प्रोडक्ट में i to i करिए, px qx py qy pz qz, ये भी तो वही फॉर्म है। bx इसको कुछ फंक्शन मान लीजिए, by ये bz ये, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट वी हैव LHS इक्वल्स टू, इस फंक्शन को क्या लिखेंगे भाई, इस वैल्यू को आप p वेक्टर डॉट q वेक्टर लिख सकते हो ना। p वेक्टर मतलब क्या था, pxi pyj pzk। तो इस वाले जो आगे वाली लाइन दिख रही है, अगर समझ में आ जाए तो बताना, bxi byj bzk इन डॉट प्रोडक्ट विद i, इस कंपोनेंट के साथ डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस जे डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस के डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई। अब अगर आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई वाले की आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ, यही फंक्शन मिल जाएगा आपको। देखो चेक करो, हो रहा है एग्जैक्टली सेम। bx इंटू में ये
बी वाई इंटू में ये बी जेड इंटू में ये, यही तो लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर और ये वाला वेक्टर माइनस एंटायर माइनस है वहां पर, इससे जब मैंने लास्ट बॉटम में छोड़ा था वहां एंटायर माइनस कॉमन में कर दिया था। इस वाले वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, इट इज ए एक्स आई ए वाई जेड ए जेड के इन डॉट प्रोडक्ट विद आई डेल बी जेड बाई डेल वाई डेल बी वाई बाई डेल जेड प्लस जे डेल बी एक्स बाई डेल जेड डेल बी जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल बी वाई बाई डेल एक्स डेल बी एक्स बाई डेल वाई। इसी तरह से उसको राइट आउट किया जाएगा। तो आपके पास भाई यहां पर देखो ए एक्स की इसके साथ करो, दिस फंक्शन ए वाई की इसके साथ करो, दिस फंक्शन ए जेड की यहां पर ए जेड की इसके साथ करो, ये वैल्यू आ जा रही है। तो आपके पास जो पहला वैल्यू है वो क्या है, बी वेक्टर डॉट, ये जो पीछे का सारा यही तो था कर्ल ए, इज दैट क्लियर? तो इट इज बी डॉट कर्ल ए माइनस एंटायर माइनस पे है, ये है ए वेक्टर डॉट, जैसे आपने कर्ल ए निकाला कर्ल बी, जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि यहां पर ए एक्स के स्थान ए जेड के स्थान पर क्या होता है, बी जेड होता है, ए वाई के स्थान पर बी वाई होता, तो कर्ल ऑफ बी वेक्टर, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो आई होप सो आपके कुछ क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। और इस पर बेस्ड कई अन्य न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जहां पर, क्योंकि ये जो हमारा बेसिकली ये थ्योरम है, एक्चुअली मैं बताऊं तो आपको ये थ्योरम है कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बराबर होता है बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, और इसका प्रयोग हम कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। तो आपको ये आइडेंटिटी की फॉर्म में याद भी रहना चाहिए, क्योंकि कई मल्टीपल एग्जामिनेशन में ना ऑप्शन की फॉर्म में भी ये चीज पूछी गई है। ऑप्शन के जैसे जो आप एग्जाम्स जो मल्टीपल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर स्टेट वाइज गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, तो वहां पर ये आइडेंटिटी की फॉर्म में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो वैसे भी याद होना चाहिए, लेकिन अभी तो खैर हमने सॉल्व किया है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी लेवल पे, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ए वेक्टर ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, ए वेक्टर कहने का मतलब है एनी ऑफ द रैंडम वेक्टर, किसी भी रैंडम वेक्टर का डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एनी वेक्टर विल ऑलवेज बी 0। ये भी आपको एक आइडेंटिटी की फॉर्म में याद होना चाहिए। ऑल्दो वी आर गोइंग टू वेरीफाई इट राइट नाउ, हम इसे अभी तो वेरीफाई करेंगे, लेकिन वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी की फॉर्म में यूज किया जाता है ऑन सॉल्विंग मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो यहां पर देखें, हम पहली चीज तो मान ही ले रहे हैं जो हम स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड, और किसी भी वेक्टर को इसी तरह से तीन कंपोनेंट में ब्रेक करिएगा। फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर इट इज डेल क्रॉस ए वेक्टर, एंड यू नो दैट दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, आई जे के, डेल के कंपोनेंट डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ए के कंपोनेंट आपको पता है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, करिए अप्लाई, आई डेल ए जेड बाई डेल वाई डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस जे, जे को अप्लाई करेंगे तो डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस के कंपोनेंट को लीजिए डेल ए वाई बाई डेल एक्स डेल ए एक्स बाई डेल वाई। और ये पता है कर्ल ए वाला, ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, ठीक है ना। वैसे भी याद होना चाहिए यार कि ए अगर लिखा हुआ है तो ए के बाद आता है जेड, वो साइकिल ऑर्डर एक्स वाई जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स से उल्टा घुमाओ तो एक्स के बाद जेड, वापस आएगा नहीं आएगा, और फिर ऐसे करके जेड के बाद फिर वाई, फिर वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद जेड, फिर जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स। तो इस तरह से याद भी होना चाहिए कि ताकि हमें मल्टीपल एग्जाम के दौरान, देखिए यहां पर करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात कर रहा हूं भाई। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है एंड वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड। भाई कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व किया जाना होता है,
ठीक है, तो वहां पर हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं हो ज़्यादा और हमारा फटाफट क्वेश्चन हो जाए। इससे कई चीजें याद हो जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो फिर आप नॉर्मल सेंस में भी इसे कर सकते हैं। तो कर्ल ए वेक्टर आ गया। अब क्या निकालना है? डाइवर्जेंस। सो LHS क्या दिया हुआ है? डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसको खुद लिखना सीखो। डाइवर्जेंस कहने का मतलब था डेल के साथ डॉट, फिर कर्ल में डेल के साथ क्रॉस और ए वेक्टर। अच्छा, डाइवर्जेंस कहने का मतलब क्या होता है भाई? ये कंपोनेंट तो आपको पता है, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इन डॉट विद है डेल क्रॉस ए वेक्टर। और मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि आई की आई के साथ। अब इसका आई कंपोनेंट कौन है भाई? देखो ये कर्ल ए निकाला तो है आपने, कर्ल ए का आई कंपोनेंट ये है, तो इस वाले कंपोनेंट की इसके साथ, इस वाले कंपोनेंट की इसके साथ और इस वाले कंपोनेंट की इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके लिए? डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल ए एक्स बाई डेल जेड डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ इस वाले फंक्शन का डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? अब इसे ओपन कर दीजिए यार, ओपन करिए तो डेल का इसका दोबारा करेंगे तो डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड डेल वाई। अब देखो यहां पर क्या कैंसिल हो रहे हैं? ए एक्स वाला देखो कहां है? ये है ए एक्स वाला पॉजिटिव में, डेल स्क्वायर ए एक्स डेल वाई डेल जेड डेल स्क्वायर ए एक्स डेल जेड डेल वाई हो गया कैंसिल आउट। फिर ऐसे वाई वाला देखो, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में है, ये कैंसिल आउट। जेड वाला देखो ये पॉजिटिव ये कैंसिल एंड इट इज इक्वल्स टू 0। तो आई होप सो आपके ये वाला क्वेश्चन भी सही से क्लियर होगा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कर्ल ग्रेडियंट फाई ये भी 0 होता है। और ये लाइन आपको क्या बता रही है? ये लाइन मुझे ये बता रही है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, क्योंकि ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट हम किसका निकाल सकते हैं? किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। तो ग्रेडियंट यहां पर फाई तो कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, टेम्परेचर डेंसिटी बहुत सारी स्केलर वैल्यूज है मेरे पास। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा 0 हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन बनाकर इस तरह से भी लैंग्वेज में भी दे सकता है कि दैट वेरीफाई दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इसको या फिर ये तो ऐसे लिख देगा या फिर आपको लिख देगा डेल क्रॉस ग्रेडियंट मींस डेल ग्रेडियंट में क्रॉस या ऐसा तो कुछ आता नहीं, फाई इक्वल्स टू 0। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कंसीडर कर सकते हो? हम मान ले रहे हैं क्या, लेट फाई इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का हमारा कोई भी फंक्शन है। तो फर्स्ट वन मुझे क्या चाहिए? ग्रेडियंट फाई। सो ग्रेडियंट फाई या फिर आप जिसे लिख रहे हैं डेल ऑफ फाई, इट इज क्या होता है इसमें? आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड एंड आउट ऑफ में ना ही डॉट था ना कुछ क्रॉस था, केवल फाई फंक्शन था। तो ये फाई सीधा सीधा डायरेक्टली अंदर एंटर कर जाएगा। इट विल बी डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के एंड डेल फाई बाई डेल जेड। ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? ग्रेडियंट फाई की। अब इसका निकाल देना है मुझे केवल कर्ल। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द टॉप। तो लास्ट हमारा ग्रेडियंट फाई आ गया था। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट सिस्टम में क्या फाइंड आउट करना है कि कर्ल ग्रेडियंट फाई कितना है। कर्ल ग्रेडियंट फाई कहने का मतलब हो गया डेल क्रॉस, कर्ल का मींस डेल के साथ में क्या लगा है? क्रॉस लगा हुआ है, डेल फाई। डेल फाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये क्या है? दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है ना भाई, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे की जाती है?
दैट इज आई जे एंड के। पहले डेल के कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। फिर ग्रेडियंट फाई के कंपोनेंट क्या था, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल जेड। कर दीजिए इसे सॉल्व। आई ये क्या आ गया देखो, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल जेड प्लस जे। जे के अंदर सॉल्व करो, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स डेल जेड प्लस के। के अंदर सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल एक्स। तो यहां पर देखिए सारे फंक्शन सेम ही तो आ रहे हैं, ये सारे फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई कि कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। आपका पहली आइडेंटिटी क्या बताई आपको, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हम रैंडमली लिख रहे हैं, ये भी 0 होता है एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इक्वल्स टू 0। ये हमेशा याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, कहीं मल्टीपल एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और वैसे भी वैसे तो आप खैर अभी तो हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपको प्रैक्टिकली रिमेंबर होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दैट इज कर्ल फाई ए वेक्टर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां, कर्ल फाई ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू फाई कर्ल ए प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए वेक्टर। लिखिए। तो यहां पर आप किसी भी तरह से यार एक काम करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लंबी साइड तो हमें राइट हैंड साइड ही लग रही है, तो राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। हेयर आरएचएस हियर पहले तो लेट करके मान लीजिए लेट। पहली चीज तो फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो फाई हम मान ले रहे हैं किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड एंड ए वेक्टर को वही तीन कंपोनेंट जो ऐसे लेते हुए आ रहे हैं आज तक, ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के। प्रॉपर्ली क्लियर। तो राइट हैंड साइड में क्या आपका, राइट हैंड साइड में आपको देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो कर्ल फाइंड आउट करना है, एक ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो पहले एक बार कर्ल निकाल दीजिए, एक बार ग्रेडियंट फाई। और अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको पता है कि कर्ल ए की वैल्यू कहां से शुरू होती है, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। मैं इसलिए आपको पहले समझा रहा था कि अगर आप डायरेक्टली लिख पा रहे हैं तो चीज को लिखिए यार, वो थोड़ा सा टाइम आपका बचाएगा, ठीक है। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर इट इज डेल क्रॉस ए, और आपको पता ही है आई जे के, डेल के कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स, डेल ऑफ डेल वाई, डेल ऑफ डेल जेड, ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो इसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर आपके पास क्या आ गया, आई ए जेड बाय डेल वाई डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस जे डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स प्लस के के लिए अप्लाई करिए डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई। ये तो मेरे पास क्या आ गया, कर्ल ए की वैल्यू एंड ग्रेडियंट फाई एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई इट इज डेल फाई। और यहां पर देखो, यहां पर ना डॉट था ना क्रॉस था, इसका मतलब फाई सीधा डेल के साथ ही डायरेक्टली एंटर कर जाता है। तो इसे आप क्या लिखते हैं, आई डेल फाई बाय डेल एक्स जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, मतलब आपको राइट हैंड, यहां तो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां राइट हैंड साइड में क्या है, ग्रेडियंट सॉरी फाई कर्ल ए, तो पूरी राइट हैंड साइड है फाई कर्ल ए प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस
ए वेक्टर, तो ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए वेक्टर भी कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि ये ग्रेडियंट फाई क्या है, देखो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर भी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए वेक्टर, ये फिर से दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो किस तरह से लिखेंगे, आई जे के, पहले ग्रेडियंट फाई के कंपोनेंट क्या थे, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। ए वेक्टर के कंपोनेंट ये थे आपके पास ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। क्लियर हो गया। फिर ये सारी वैल्यू उठा के ना हमने राइट हैंड साइड में रखनी है, पहले एक बार इसको सॉल्व कर देना है, फिर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर देना है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द अप साइड। ठीक है, लास्ट हमारा यही थी लाइन, तो एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए, सेम वही प्रोसेस करनी है, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, इट इज आई, क्या बन गया ये, ए जेड डेल फाई बाई डेल वाई माइनस ए वाई डेल फाई बाई डेल जेड प्लस जे, इट इज ए एक्स डेल फाई बाई डेल जेड माइनस ए जेड डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस के, इट इज ए वाई डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस ए एक्स डेल फाई बाई डेल वाई। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। सो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, देखिए एक बार राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, इट वाज फाई कर्ल ए, फाई कर्ल ऑफ ए प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए वेक्टर। तो फाई कर्ल ए, इट इज, तो फाई की कर्ल ए के साथ सीधा डायरेक्टली आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। एग्जैक्टली फाई कर्ल ए की डायरेक्टली आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो फाई कर्ल ए आपने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, कर्ल ए हमने सबसे स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, तो वहां पर क्या थी वैल्यू, आई। बोलिए अब आप भाई, आपको भी तो याद होना चाहिए, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद हैं तो इट इज टू गुड टू यू, ठीक है ना, वो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। तो डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस जे डेल ए एक्स, फिर y के रिस्पेक्ट में, j के रिस्पेक्ट में लिया हमने, तो j के रिस्पेक्ट में ax का ax बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस k के रिस्पेक्ट में x y के पास आएगा, तो ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई, यही तो थी हमारे पास कर्ल की वैल्यू, प्लस ग्रेडियंट फाई, ये फाई सॉरी ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए, इट इज आई ए जेड डेल फाई बाई डेल वाई माइनस ए वाई डेल फाई बाई डेल जेड, इसको ब्रैकेट लेके चल रहे हैं हम, प्लस जे, इट इज ए एक्स डेल फाई बाई डेल जेड माइनस ए जेड डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस के में है ए वाई डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस ए एक्स डेल फाई बाई डेल वाई, ये आ गया आपका लास्ट ब्रैकेट। अब एक काम करो यार, यहाँ पर एक काम क्या कर सकते हैं हम, आई वाले एक साथ और जे वाले एक साथ कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पर आई का कंपोनेंट ये है, यहाँ पर आई का, तो इसके साथ फाई भी इंक्लूड होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ हमारा फाई भी इंक्लूड होने वाला है। तो आई वाले सारे एक साथ कर दीजिए, पहले तो मैं आई वाले सारे एक साथ ले रहा हूं। आई वाले देखो, इसके साथ जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ले रहे हैं, फाई डेल ए जेड बाई डेल वाई, एक पॉजिटिव ये लिया आएगा, ए जेड डेल फाई बाई डेल वाई। देखो आई के अंदर पॉजिटिव वाले आ गए, अब नेगेटिव वाले लो माइनस, लेकिन ये वाला टर्म फाई के साथ मल्टीप्लाई होना है, फाई डेल ए वाई बाई डेल जेड माइनस माइनस माइनस
माइनस माइनस कहने का मतलब माइनस मैंने एंटायरली कॉमन ले लिया है, तो दैट इज ए वाई डेल फाई बाई डेल जेड। ये आ गया आपके पास किसका कंपोनेंट जो फाई के साथ आ सकते थे, प्लस जे वाले लीजिए, जे वाला ये है, इसके साथ फाई की भी इंटू है, तो फाई डेल ए एक्स बाई डेल जेड ये है, और यहां पर प्लस ए एक्स डेल फाई बाई डेल जेड, नेगेटिव वाले एक साथ लो, माइनस इसके साथ फाई की इंटू थी, फाई डेल ए जेड बाई डेल एक्स, और प्लस ए जेड डेल फाई बाई डेल एक्स एंड प्लस के वाले कंपोनेंट एक साथ करो, के वाले का पॉजिटिव ये है, देखो फाई के साथ इंटू करता हुआ, फाई डेल ए वाई बाई डेल एक्स, और यहां पर है प्लस ए वाई डेल फाई बाई डेल एक्स, माइनस यहां पर फाई के साथ फाई डेल ए एक्स बाय डेल वाई, प्लस ये वाला कंपोनेंट ए एक्स डेल फाई बाई, कॉमन लेना सबको आ जाएगा ना समझ में, ये फाई का ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को एक साथ रखा, फाई का ये नेगेटिव था, ये वाला नेगेटिव था, तो नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लेके फिर सेम प्रोसेस जे के लिए करी, सेम प्रोसेस के लिए की गई है। अब यहां पर एक चीज आप थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे यहां पर देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का ऐसे का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आगे भी वही प्रोसेस हुई है। तो इस पहली वाली वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डेल ओवर डेल y ऑफ y a z, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई ए वाई प्लस जे, जे वाले में देखो इस वाले फंक्शन को क्या लिखोगे, डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई ए एक्स, क्योंकि अगर इसको ओपन करूंगा ना मैं तो ये बनेगा नहीं बनेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई ए जेड, और प्लस लास्ट टर्म आपका रह गया के में देखिए क्या लिखे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या है, फाई ऑफ ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई ऑफ ए एक्स। अब इसे रिड्यूस फॉर्म में ऊपर लिखते हैं इसे, तो एक बार कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट। लास्ट हमने ये ऑब्टेन किया था। अब देखें अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो मुझे तो दिखाई दे रहा भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर, जिसको नहीं पता चल रहा है, नहीं तो जिसको देखो पता चल जा रहा है कि भाई जब हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालते थे, थोड़ा सा रिमेंबर रखो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जब हमने निकाला था क्या आया था, आई डेल बाई डेल वाई, यहाँ पर खाली ए जेड था, फाई नहीं था साथ में, यहाँ खाली ए वाई था, फाई नहीं था साथ में, कर्ल ऑफ ए वेक्टर की बात कर रहा हूं, यहाँ ए एक्स था, यहाँ ए जेड था, यहाँ ए वाई था, यहाँ ए एक्स था। अब जब हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या है, उनके साथ फाई भी इंक्लूडेड है, तो ये किसका कर्ल है, कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसको समझ में आ गया वो तो सीधा डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे क्या, दैट इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर, और यही मेरा क्या है, एलएचएस है, दैट इज द आंसर। जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया है समझ में स्टिल कि हाँ यार ये कर्ल फाई ए वेक्टर कैसे हो गया, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को S1 डाल दिया। अब आप एलएचएस जिसको समझ में आ गया तो यहीं पर आंसर खत्म हो गया उसके लिए। जिसको नहीं आया कि हाँ ये कर्ल फाई ए वेक्टर कैसे हुआ, तो भाई एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस था आपके पास कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर, इट इज डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर तो आपको पता ही है कि क्या था, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के फाई तीनों के साथ इंटू कर जाएगा, तो दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। अगेन ये उनके लिए है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कह रहा हूं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। फाई ए वेक्टर बोलो, पहला एक्स के साथ गया, सेकेंड ये गया वाई के साथ, थर्ड गया जेड के साथ, एंड इट विल बिकम आई डेल ओवर डेल वाई ऑफ फाई ए जेड
माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई ए वाई प्लस जे वाला करिए डेल ऑफ डेल जेड ऑफ फाई ए एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फाई ए जेड प्लस के कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा डेल ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई ए एक्स, इसको डाल दीजिए S2। तो S1 S2 तो सेम है ना ये, लेकिन उनके लिए जिनको पहली बार में क्लियर नहीं हुआ था, फ्रॉम S1 एंड S2 फ्रॉम S1 एंड S2 LHS बराबर RHS एंड हेंस द क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। चलिए तो आपको आई थिंक सो सही से आ गया होगा समझ में, और अगर डायरेक्टली कर पा रहे तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि यहाँ पे दैट इज कॉल्ड फाई ए वेक्टर। क्लियर हो गई बात। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ अ सेंट्रल फोर्स in space is defined as क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर फंक्शन ऑफ आर एंड आर वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू of fr function of r so that a vector may be solenoidal। तो याद है आपने जब डाइवर्जेंस पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर सोलेनॉइडल है तो उसके अंदर डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी नहीं होती या कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी, क्योंकि डाइवर्ज तो तीन प्रकार का था ना, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव डाइवर्ज कहने का मतलब हो गया कन्वर्ज, ठीक है ना, मतलब सिंकिंग कर रहा है कहीं पर। तो यहां पर क्या कह रहा है आपसे कि अगर कोई सेंट्रल फोर्स स्पेस में इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो एफ आर की वो वैल्यू निकालिए ताकि ए वेक्टर सोलेनॉइडल हो, ठीक है ना। तो इफ भाई सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हैं, इफ ए वेक्टर इज सोलेनॉइडल देन क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अच्छा ये एफ आर की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं ताकि ए वेक्टर सोलेनॉइड, मतलब डाइवर्जेंस ए वेक्टर को तो 0 करना पड़ेगा, तो एफ आर की वैल्यू निकालनी। एफ आर मतलब फंक्शन ऑफ आर, तो हम मान ले रहे हैं लेट एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ आर, आर की कोई भी एक पावर ले लीजिए, मान लीजिए किसका, आर की पावर एन का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ आर बराबर कांस्टेंट सी आर की पावर एन, सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो एफ आर अगर सी आर की पावर एन है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट डाइवर्जेंस ए वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस एफ आर के स्थान पर क्या लिख दूं, एफ आर आर वेक्टर के स्थान पर सी आर की पावर एन और आर वेक्टर इट इज सी तो कांस्टेंट है भाई, सी मतलब एक नंबर, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट नंबर था, डाइवर्जेंस आर की पावर एन एंड आर वेक्टर। और अगर आपको कल के क्वेश्चंस याद हैं, ये क्वेश्चन हमने किया था, इसकी वैल्यू क्या थी, सी एन प्लस 3 आर की पावर एन, याद है। तो यहां पर भाई अगर सी एन प्लस 3 आर की पावर एन इसकी वैल्यू है, ये केवल किसकी वैल्यू है, डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर। जिसको नहीं पता है वो एक बार लास्ट लेक्चर को देखिए एक बार, ये हमने वेरीफाई करा रखा है, डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर बराबर एन प्लस 3 आर की पावर एन। अब ये वैल्यू देखो, अगर मैं इस वैल्यू को 0 रख दूं, ठीक है ना, अगर हम इस वैल्यू को 0 रखते हैं, इफ सी एन प्लस 3 आर की पावर एन इक्वल टू 0, देन एन को कितना होना चाहिए खुद ही बता दो, एन की वैल्यू अगर -3 रख दूंगा तो 0 नहीं हो जाएगा, देन एन शुड बी -3, और एन की वैल्यू अगर -3 है, आई एम राइटिंग इन दैट स्पेस, मैं इस स्पेस में लिख ले रहा हूं, एन की वैल्यू अगर -3 है तो एफ आर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ आर की वैल्यू आएगी सी आर की पावर एन एंड सी आर टू दी पावर -3। तो एफ आर का ये मान होगा जिस पर ए वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, सोलेनॉइडल बन जाएगा। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए
अब हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन सम ऑफ द एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स में द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जो इक्विपोटेंशियल मतलब जहां पर पोटेंशियल आपका चारों ओर सेम रहता है, मीन टू से जैसे अगर मैं कोई चार्ज को अगर कंसीडर करूं, ये मैं स्पेस रफ वर्क के लिए यूज कर ले रहा हूं, अगर मैं कोई चार्ज की बात करूं तो चार्ज से अगर मैं r डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इट इज q बाय r। आगे से कांस्टेंट k भी होता है, कांस्टेंट k जहां पर आप क्या रखते हैं मोस्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैंने अभी छोड़ दिया है, केवल हम q/r की बात कर रहे हैं। तो चाहे ये r डिस्टेंस हो, यहां पर r डिस्टेंस हो, ये r डिस्टेंस हो, मतलब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, x y z तीनों डायमेंशंस में। तो ये वाला सरफेस बेसिकली अगर x y z डायमेंशन में बात करो तो ये कैसा सरफेस है, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जितने भी इस पर पॉइंट होंगे इस स्फीयर पर, क्योंकि यहां पर देखो चार्ज यहां है x एक्सिस के अलोंग भी, y एक्सिस के अलोंग भी, z एक्सिस के अलोंग भी, सब पर मैं r डिस्टेंस पे कह रहा हूं, यहां भी पोटेंशियल सेम, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम, इस पॉइंट में, और इसको मानकर अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर कर लूं तो ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वही चीज आपसे कह रहा है कि जिन पर पोटेंशियल क्या है, समान है, फाउंड आर स्फेरिकल, वो स्फेरिकल होते हैं, सो दैट द फोर्स इज रेडिकल। आपको ये फाउंड आउट करना है कि जो काम करने वाला फोर्स है वो रेडिकल है एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडिकल वेक्टर। रेडिकल वेक्टर वही रेडियस वेक्टर के अपोजिट में है। अच्छा, तो भाई जो आपको कंडीशन दी गई, भाई हमको पोटेंशियल तो दिया हुआ है, भाई हमको सिंस देखें सॉल्यूशन, सिंस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी एक्स वाई जेड आपको दिया गया है क्या, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन आपने क्या पढ़ा था कि भाई अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है, और पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, एक स्केलर फील्ड होता है, और स्केलर फील्ड को आप भाई अगर मेरा स्केलर फील्ड है तो मैं किसी भी वेक्टर फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम शो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, लैम्ब्डा फील्ड होता है, लैम्ब्डा फील्ड को हम कैसे शो कर सकते हैं कि किसी भी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट की फॉर्म में। इसका मतलब एज v इज स्केलर फील्ड, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसको कैसे शो किया जाता है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज माइनस का डेल v, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल v कहने का मतलब बोलिए, इट इज माइनस का i डेल v बाई डेल x। देखो v डायरेक्टली एंटर कर रहा है क्योंकि प्लस माइनस को प्लस माइनस कर रहा हूं, डॉट या क्रॉस तो कुछ है नहीं, डेल v बाई डेल y प्लस k डेल v बाई डेल z। तो आप इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए पहले तो, सिंस डेल v बाई डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, देखो कांस्टेंट c, इसका x के रिस्पेक्ट, इसका तो हो जाएगा, इसका तो आ जाएगा 2x, बाकी दोनों का जीरो नहीं हो गया, कांस्टेंट है। डेल v बाई डेल y, इसमें भी देखो c कांस्टेंट, y वाले y स्क्वायर का करोगे दैट इज 2y, डेल v बाई डेल z, इट इज c कांस्टेंट एंड इट इज 2z। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। इसका मतलब E वेक्टर तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का i डेल v बाई डेल x 2cx माइनस का j 2cy माइनस का k 2cz। इट इज इन तीनों में देखो माइनस का 2c कॉमन, अंदर क्या आ रहा है xi yj प्लस zk, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2c r वेक्टर, 2c तो एक कांस्टेंट है, मतलब E वेक्टर प्रोपोर्शनल है माइनस के r वेक्टर। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे शो करते हैं, भाई इस चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में निकाल रहा हूं तो वो क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, इज दैट क्लियर। पर यूनिट चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना, वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस आर वेक्टर। तो आपको जो प्रूव करना था हो गया प्रूव, पहली बात तो क्या कि फोर्स इज रेडिकल। तो यहां से पहली चीज आपको क्या कंफर्म हो गई कि फोर्स मेरा क्या है, तो फोर्स इज रेडिकल
फोर्स इज रेडिकल, फोर्स रेडिकल तो है भाई क्योंकि रेडिकल वेक्टर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेकिन माइनस साइन में है, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और रेडिकल कहने का मतलब जैसे आर वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडिकल या रेडियस वेक्टर। तो आई होप सो सही से क्लियर हुआ होगा। कर लीजिए कॉपी फटाफट। वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए और नेक्स्ट में दो पार्ट है उसके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये केयू और गढ़वाल यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया है। इवन इफ ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो कई कलेक्शन है सेट्स का, उनसे मैं आपके सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस, अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज है Q आर प्लेस्ड एट 000 एंड A00, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई दो चार्ज है मेरे पास, दोनों की वैल्यू Q दी है, पॉइंट चार्ज है, एक 000 पे बैठा हुआ है और एक A00 पे बैठा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की इक्वेशन निकालो। अच्छा देखें तो पहले तो क्वेश्चन देखो, अगर मैं क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसका मतलब आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया भाई, ठीक है ना भाई या बहन जो भी है, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझा करो कि 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास, एक 000 पे, एक ओरिजिन पे बैठा हुआ है, एक 100 पे बैठा हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज है भाई। अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस को कंसीडर करके चल रहे हैं, ये मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस, ये हो गया आपका 000 पॉइंट। अपने आप ही बता दो A00 कौन किस एक्सिस पर होगा, इट विल बी ऑन, होगा एक्स एक्सिस पर। इसको ए, इसको मैं पॉइंट ए से इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन में मान ले रहा हूं y कैप, इसको मान लो y एक्सिस दैट इज j कैप, और इसको मान लो z एक्सिस व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ k कैप। आपसे कह रहा है एक पॉइंट चार्ज यहां है, एक पॉइंट चार्ज यहां है, दोनों की वैल्यू q है, तो ये दोनों चार्ज मिलके जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस को जनरेट करेंगे उसकी इक्वेशन निकालिए। अच्छा अब देखो एक चीज यहां पर थोड़ा सा नोटिस करो, दोनों ही आपके पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब डेफिनेटली कि वो पहले तो एक दूसरे को रिपल करेंगे भाई। अच्छा इनके बीच फोर्स कितना काम कर रहा होगा, पहले तो ये देखिए, द फोर्स वेक्टर एक्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स वेक्टर काम कर रहा होगा, पहले मैंने केवल फोर्स लिख रहा हूं जो आपने इंटर में पढ़ा है कि यहां पर k की वैल्यू मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चलो यहां लिख दे रहा हूं यार k की वैल्यू, आप चाहो लिखो या नहीं लिखो, मैं तो हम k से इंडिकेट कर देते हैं 4 एप्सिलॉन, ठीक है k। फिर क्या था q1 q2, तो दोनों ही q चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा जो आपका कूलम्ब्स लॉ कहता है कि क्या दोनों चार्जेस के बीच जो काम करने वाला फोर्स है दैट इज k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब इन टर्म्स ऑफ मैंने फोर्स वेक्टर का है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां की ओर होती है, उसी की डायरेक्शन में होती है जहां आपका रेडियस वेक्टर होता है, रेडिकल डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये भाई डेफिनेट आपको ये डिस्टेंस क्या दिखाई दे रही है, a डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है मुझे, तो भाई ये जो डायरेक्शन होगी भाई, अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर r वेक्टर कह रहा हूं तो मुझे बता सकते हैं r वेक्टर की वैल्यू कितनी है, हेयर r वेक्टर किसके बराबर है, ai तो है, मैग्नीट्यूड है o से लेके a, और कहां की डायरेक्शन है i कैप, तो ये r कैप यहां लगा दिया, एक r कैप यहां लगा दिया, तो ये फोर्स वेक्टर क्या आ गया, इट इज k q स्क्वायर r कैप, नीचे r क्यूब कर दे रहा हूं, ये r कैप हो जाएगा, इट इज k q स्क्वायर r क्यूब एंड r वेक्टर। तो यहां से आपको एक चीज मिल रही है कि फोर्स वेक्टर प्रोपोर्शनल है r वेक्टर के, इसका मतलब फोर्स वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल है, ए आई कैप के, इसका मतलब फोर्स इट इज इक्वल्स टू, ये कौन सी डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। तो मैं कांस्टेंट हम क्या मान सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस का अलोंग मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का अलोंग जो मेरा फोर्स काम कर रहा है तो एक्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहो तो आपसे सी लिख लो ए आई कैप, और हेयर सी कैन बी, सी को मैं मान ले रहा हूं क्या है, एक्स है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा आप कितनी डिस्टेंस चलो, देखो y और z एक्स तो हमेशा 0 से a से b, b से c जितने भी पॉइंट जा रहे हैं,
तो एफ वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई। क्लियर, लिखा जा सकता है। अब आपने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपोर्शनल होता है इसके फोर्स के। इसका मतलब भाई यहां पर आप जो सी लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायमेंशन में काम कर रहा है, तो आप इसको सी को, यार मुझे लग रहा है आप शायद कंफ्यूज होंगे, तो सी को सी ही रहने दो, सी को सी इज अ कांस्टेंट कर दो, सी इज अ कांस्टेंट, तो ए सी आई यहां मान लेंगे हम एक्स। तो आपके पास क्या आ गया, ई वेक्टर इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू ए सी आई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर अब आपका ए सी एक्स आई, जहां पर अगेन एक्स आपका फिर से क्या है, एक्स डायमेंशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक ही होती है, ठीक है। तो ये ए सी एक्स आई हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको कह रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस निकालिए, सिंस आपको क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इट इज माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विच कैन बी रिटन एज आई डेल, आगे से माइनस आई लगा दे रहा हूं, डेल वी बाई डेल एक्स जे डेल वी बाई डेल वाई प्लस के डेल वी बाई डेल जेड। तो ई वेक्टर की वैल्यू तो ये है, और ई वेक्टर की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, ए सी एक्स आई बराबर हो गया माइनस का आई डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का जे डेल वी बाई डेल वाई माइनस का के डेल वी बाई डेल जेड। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो ना, तो कंपैरिजन करने पर आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ए सी एक्स बराबर होगा माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स, आई का कंपैरिजन आई वाले के साथ हो गया, जे वहां है ही नहीं, तो डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू जीरो। तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डेल वी बाई डेल एक्स मेरे पास है, वी जहां पर क्या था, पोटेंशियल था, तो डेल वी बाई डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का ए सी एक्स, या फिर डेल वी बराबर माइनस का ए सी एक्स और डेल एक्स कर दें इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करिए, ये आ गया वी माइनस का ए सी एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस एनी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या है आपका, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इसमें ज्यादा मेहनत कुछ नहीं है, केवल आपको क्या देखना था भाई, दो चार्जेस के बीच फोर्स वेक्टर मुझे पता है कि यार आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आपको पता है ग्रेडियंट माइनस का ग्रेडियंट भी, और ये इस एक्सप्रेशन को हम कल लास्ट सेशन में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जिसने नहीं देखा एक बार उसको देखे, फिर उसके बाद तब जाके आपको और प्रॉपर्ली वो चीज क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है हमसे, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन निकाल दीजिए। तो सिंपल है यार, हियर क्या दिया हुआ है आपको, ई वेक्टर दिया हुआ है 2xi, 2 तो पूरी तरह से कांस्टेंट ही दिख रहा है, 2ij 2zk, क्लियर। तो आपने क्या पढ़ा है, सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, जिसको आप कैसे लिखते हैं, माइनस का i डेल v बाई डेल x माइनस का j डेल v बाई डेल y माइनस का k डेल v बाई डेल z, और यहां मैं माइनस साइन अंदर भेज चुका हूं, ठीक है। ई वेक्टर आपको दिया हुआ है 2xi 2ij और 2zk, 2xi प्लस 2ij 2zk, इट इज माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स आई डेल वी बाई डेल वाई जे माइनस का डेल वी बाई डेल जेड टी। सेम वही प्रोसेस करिए ऑन कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन करते तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2x, डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का 2y, डेल वी बाई डेल जेड इक्वल्स टू माइनस का 2z। अब इनको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट अगर मैं इस वाले फंक्शन को करता हूं, ठीक है, इस वाले फंक्शन को करता हूं,
तो v बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2x² बाई 2 और प्लस c1। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस को निकालने के लिए भाई ये तो केवल x के रिस्पेक्ट में है, आप dv करके एक साथ ही फाइंड आउट कर दीजिए, इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ ही निकाल सकते हैं। भाई जो dv होता है हमारा, सिंस भाई पोटेंशियल हमारा किसका फंक्शन होता है, सिंस जो पोटेंशियल है ये फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का, इसका मतलब आप dv को क्या लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, del v बाई del x dx, del v बाई del y dy एंड del v बाई del z dz। इंडिविजुअली निकालने से बेटर है एक साथ ही कैलकुलेट हो जाएगा। del v बाई del x माइनस का 2x dx माइनस का 2y dy माइनस का 2z dz। here the minus sign is too common, x dx y dy and z dz which is dv। अब कर दीजिए इंटीग्रेट, तो अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो -2 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन x dx y dy एंड z dz प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट इट इज माइनस का 2, इसका करो x² बाई 2 y² बाई 2 z², अलग अलग भी करते ना तब भी हो जाता। देखो 2x² बाई 2 प्लस c1 लिखते, इसमें 2y² बाई 2 प्लस c2 लिख देता, इसमें 2z² बाई 2 प्लस c3 लिख देता। तो तीन कांस्टेंट c1 प्लस c2 प्लस c3 को जोड़ के एक नया कांस्टेंट ही तो आता, वो उसको हम c नाम दे देते। तो बात एक ही चीज है, आप एक अकेले अकेले करके करें या फिर डायरेक्टली कर लें। तो 2 से ये तो देखो कॉमन यहाँ पर 2 है, इसको कैंसिल कर देगा, क्या जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस c। तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन है, विच इज आप इसके नीचे लिख दीजिएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब जो आपसे दूसरी बात उसने कही, एक चीज और पूछ दी है शायद उसने, एंड व्हाट वी से अबाउट दीज काइंड ऑफ सरफेसेस, इस प्रकार के सरफेसेस के लिए आप क्या कहेंगे। देखो x² y² z², अगर किसी स्फीयर में जिसका सेंटर 000 तो उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, सेंटर से 000 से स्फीयर की सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो x y z, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर का होल अंडर रूट बराबर r लिखते ना रेडियस। तो ये किसकी इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सीधे लिखो विच इज स्फेरिकल सरफेस, बस हो गया, विच इज स्फेरिकल सरफेस। तो ये क्या है स्फेरिकल सरफेस, हम इसके बारे में यही कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार कॉपी कर लीजिए पहले, चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे तो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई आप मुझे वो करके दीजिए और मुझे कमेंट में उसका रिप्लाई भी दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई आप लोग देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है ना, बेझिझक होकर पूछिए। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए हम वन बाय वन एक एक करके स्टार्ट करें। पहला क्या दिया हुआ है, कर्ल r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू -2a वेक्टर वेयर a वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर। तो एक एक करके सॉल्यूशन ले ले रहे हैं। r वेक्टर तो आपको पता ही है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, r वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। सिंस r वेक्टर मैं तीनों के लिए मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, r वेक्टर की वैल्यू होती है हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब देखो एक तो मुझे मॉडुलस की भी जरूरत है, r की पावर n कह रहा है, r बराबर मॉडुलस ऑफ r, और ये पता है आपको अंडर रूट x² y² एंड z² की होल पावर हाफ होता है, ठीक है। और a वेक्टर और b वेक्टर उसने दोनों कांस्टेंट वेक्टर कहे, तो लेट a वेक्टर मान लीजिए a1i a2j a3k, आप चाहे तो इसे axi ayj और az करके भी ले सकते हैं, वो मर्जी आपकी, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं, इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मतलब a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है और a3 भी कांस्टेंट है। क्योंकि अगर इसका मैं मॉडुलस निकालूंगा, a की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज मॉड ऑफ a वेक्टर, और मॉड ऑफ a वेक्टर क्या आ जाएगा, अंडर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर व्हिच इज अ कांस्टेंट। ऐसे ही b वेक्टर आपको दिया हुआ है b1i b2j एंड b3k, ये हम लेट करके कंसीडर करके चले। अच्छा अब देखो फर्स्ट उसने क्या निकालने को कहा, कर्ल ऑफ r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, दिस सो कैलकुलेटिंग
देखो यहाँ पर दूसरे वाले में मुझे आर क्रॉस ए चाहिए तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, तो आर क्रॉस ए वेक्टर, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, दैट इज आई जे के, पहले आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड, उसके बाद ए के कंपोनेंट a1 a2 एंड a3, इट विल बिकम, तो आर क्रॉस ए वेक्टर क्या बन जा रहा है, पहले आई वाला कंपोनेंट ले लो, इट इज a3y माइनस a2z प्लस j za1 माइनस xa3 प्लस k a1y माइनस x, मैंने उल्टा नहीं लिया, k फिर डाउन में क्या नाम, सॉरी a2x माइनस y a1 इसको रिचेक कर लीजिए, y3 माइनस a2z प्लस, फिर सेकंड में चले गए हम a1z और माइनस xa3, फिर थर्ड xa2 और माइनस y1, ठीक है। तो r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर आ चुका है, ये हम दोबारा नहीं निकालेंगे, मैं बता चुका हूं क्योंकि हमें तीनों को एक साथ ही सॉल्व करना है। सो कर्ल ऑफ r क्रॉस a क्या लिखेंगे, देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, सारे क्वेश्चंस की प्रोसेस एक ही है, ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, और ये खुद क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी का, आपको पता भी है कि दो वेक्टरों की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, जो आप इंटरमीडिएट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये भी एक वेक्टर ही है जिसके कंपोनेंट आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं एक्स वाई जेड के, तो आई जे के, पहले डेल के कंपोनेंट डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, फिर आर क्रॉस ए का आई वाला कंपोनेंट इट इज a3y माइनस a2z, फिर y वाला कंपोनेंट a1z माइनस a3x, फिर k वाला कंपोनेंट a2x माइनस a1y, इट इज इक्वल्स टू i। करिए सॉल्व, पहले डाउन में तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ डेल y ऑफ किसका है, a2x माइनस a1y माइनस डेल ऑफ डेल z ऑफ a1z माइनस a3x प्लस j सेकेंड टर्म लीजिए, डेल बाय डेल z ऑफ a3y माइनस a2z माइनस डेल बाय डेल x ऑफ a2x माइनस a1y, ये j का भी आ गया, प्लस k वाला टर्म लीजिए, इट इज डेल बाय डेल x ऑफ a1z a3x माइनस डेल बाय डेल y ऑफ a3y माइनस a2z। आई होप सो आपको सही से क्लियर हुआ होगा, इट विल बी i। चलिए इसका y के रिस्पेक्ट में करना, पार्शियल डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में, y को छोड़ के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो a2 की कांस्टेंट, x कांस्टेंट, a1 कांस्टेंट, अच्छा देखो यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या बच रहा है, माइनस का a1, देखो बच रहा है कि बच रहा माइनस का a1, क्योंकि माइनस का a1 बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में करोगे 1, यहां आ जाओ z के रिस्पेक्ट में, यहां पे देखो क्या बचा, यहां पर a1 तो बाहर, माइनस का a1 z का तो हो गया 1, ये पूरा कांस्टेंट कंप्लीटेड। z के रिस्पेक्ट में करना है, क्या बच रहा है, माइनस a2, यहां x के रिस्पेक्ट में करना है अगेन माइनस a2, ये भी कंप्लीट। k में देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, ये पूरा कांस्टेंट, क्या बच रहा है केवल माइनस a3, यहां y के रिस्पेक्ट में करना है, क्या बच रहा है केवल माइनस a3, क्या वैल्यू आ गई, इट इज माइनस का 2a1i 2a2j 2a3k, या इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2a1i a2j एंड a3k, इट इज माइनस का 2 ऑफ a वेक्टर, यही आपका क्या था, आरएसएस था। तो आई होप सो आपके ये चीज सही से क्लियर हुई होगी, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट वन। चलिए मैंने नेक्स्ट लिख लिया है, क्या था, कर्ल आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी क्रॉस ए वेक्टर।
अब इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं यार कर्ल, भाई आर वेक्टर क्रॉस, भाई लेफ्ट हैंड साइड ये चीज तो हमने पहले से ऑब्टेन कर रखी थी, अभी आर क्रॉस ए की वैल्यू मेरे पास ये थी, क्लियर। बी वेक्टर भी हमने वहां इमेजिन किया था। अब मुझे क्या चाहिए, आर क्रॉस ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब चाहे तो आप यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, और मर्जी आपकी, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर दो। तो ये आर क्रॉस ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट है। आर क्रॉस ए का एक्स आई वाला कंपोनेंट a3y माइनस a2z, जे वाला कंपोनेंट a1z माइनस a3x, के वाला कंपोनेंट a2x माइनस a1y, b का i वाला कंपोनेंट b1 था, b2 एंड इट इज b3। कर दीजिए सॉल्व, इट इज i, यहां b3 से इंटू करिए, a1 b3z माइनस a3 b3x माइनस हियर इट इज a2 b2x प्लस a1 b2y प्लस जे वाले को करिए, जे वाला पहले इधर जाएगा, इट इज a2 b1x माइनस a1 b1y माइनस a3 b3y प्लस a2 b3z प्लस के वाले कंपोनेंट को करिए पहले डाउन में, तो a3 b2y माइनस a2 b2z माइनस a1 b1z प्लस a3 b1x। ये आपके पास क्या है, दैट इज r क्रॉस a क्रॉस b। अब आपको क्या निकालना है, यू शैल हैव टू फाइंड आउट द कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी। सो कर्ल ऑफ r cross a and cross p, it is, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस r cross a क्रॉस b। अब ये भी देखो पूरी की पूरी एक खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, i b j b k b, तो इसके लिए भाई डेल की कंपोनेंट तो हमें मालूम है, इट इज क्या लिखेंगे आप, i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट एंड k का कंपोनेंट। पहले डेल की कंपोनेंट, इट इज डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। फिर इसके कंपोनेंट, आई वाला कंपोनेंट पहले वाले का क्या है, a1 b3z माइनस a3 b3x माइनस a2 b2x प्लस a1 b2y। y वाला कंपोनेंट ये वाला है, it is a2 b1x minus a1 b1y minus a3 b3y plus a2 b3z। फिर z वाला कंपोनेंट, here it is a3 b2y minus a2 b2z minus a1 b1z plus a3 b1 and x। ये हमारा एनक्लोज हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू i। पहले यहां लेफ्ट हैंड साइड में इसका डेल बाई डेल वाई करना, डायरेक्टली कर रहे, देखो y के रिस्पेक्ट में है, केवल y के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी सब कांस्टेंट माना जाएगा। पहले वाले के करो, क्या बचा, a3 b2 ये कांस्टेंट है, y का एक बार 1 हो गया, इसका पूरी तरह से 0, इसका 0, इसका 0 हो गया 0 पूरा तरह से, माइनस माइनस डेल बाई डेल जेड, इसका डेल बाई डेल जेड करना, देखो इसका 0, इसका 0, इसका 0, ये आ गया, तो माइनस में क्या आया, a2 b3 प्लस जे वाले में करिए, पहले ऊपर भेज रहे हैं यहां, तो डेल बाई डेल जेड करिए, इसका तो होगा, क्या बचेगा, a1 b3, इसका 0, इसका 0, इसका 0, फिर माइनस डेल बाई डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करो, ये 0, ये 0, ये 0, ये आ गया, प्लस a3 b1 प्लस k, ये a3 b1 है प्लस k के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करो, इसका तो होगा, इट इज a2 b1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, माइनस में y के रिस्पेक्ट में करो, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका आ गया, प्लस a1 b2। तो आपके पास जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, बाकी सब यार ये नेगेटिव क्यों आ रहा है,
एक बार चेक कर लो इसे। आई के रिस्पेक्ट में किया, इसका किया तो क्या बचा A3 B2, ठीक है। और फिर माइनस में डेल बाई डेल जेड करेंगे तो डेल बाई डेल जेड, हाँ फिर y के रिस्पेक्ट में करा, y के रिस्पेक्ट में करा तो ये गया ऊपर डेल बाई डेल जेड ऑफ A1 B3 माइनस फिर x के, अच्छा सॉरी भाई ये गलती हो गई यार, है यहाँ माइनस और हेड इज माइनस, मैंने ऐड करके लिख दिया, वो इट्स माय मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो वो बीच में माइनस होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब ये जो वैल्यू है देखो b क्रॉस a वेक्टर है, ये तो मुझे दिखाई दे रही है यार, b क्रॉस a वेक्टर है विच इज RHS, और जिसके अगर ये नहीं समझ में आया कि ये b क्रॉस a वेक्टर है तो एक बार फिर से दोबारा देखें कैसे निकाल सकते हैं। सिंस जिसको आ गया समझ में, ठीक है, ये b क्रॉस a आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसा मैं पहले भी बोल चुका हूं। जिसको नहीं पता चला है तो इसको कर दो S1 और नीचे क्या कर दो, यहां पर ही लिख दे रहा हूं मैं, इसी पोर्शन में आ जाएगा हमारा। नाउ कैलकुलेटिंग b क्रॉस a, तो बताओ तो क्या होता है b क्रॉस a, इट इज I J K, b के कंपोनेंट b1 b2 b3, a के कंपोनेंट a1 a2 a3। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी I, करिए सॉल्व, क्या आएगा b2 a3 माइनस b3 a2 प्लस जे वाले को करें a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के b1 a2 माइनस a1 b2, इसको S2 कर दो। तो आपको देखो ये और ये जो मैंने जिसको S1 माना था जिसको S2 माना सेम ही तो है, क्लियर। तो जिसके जो डायरेक्टली लिख सकता है वो डायरेक्टली लिख ले कि b क्रॉस a है भाई, ये राइट हैंड साइड। जो नहीं कर पा रहा उसके बाद वो नाउ कैलकुलेटिंग b क्रॉस a S2 निकालिए फ्रॉम S1 एंड S2 LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप सो आपके क्वेश्चन सही से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन द लास्ट वन। चलिए हमारा थर्ड पार्ट रह गया था, तो थर्ड पार्ट हमने ऊपर लिख लिया है। तो यहां पर R वही है, पोजीशन वेक्टर ही है। सिंस आपको पता था क्या, R वेक्टर की वैल्यू थी मेरे पास xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब इस R की वैल्यू दैट इज विच इज मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, इस R की वैल्यू क्या होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की होल पावर हाफ। तो पहले जो दिया गया है, सो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ R की पावर n। अच्छा, डाइवर्जेंस मींस डेल डॉट, इसके साथ डॉट इंक्लूडेड होता है, डाइवर्जेंस के साथ, ग्रेडियंट के साथ कुछ नहीं होता, डेल और R की पावर n। अच्छा, यहां पर मैं छोटा सा स्पेस ये रफ वर्क के लिए यूज कर ले रहा हूं। आपने क्या पढ़ा था, अगर a वेक्टर और डॉट b वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है ab cos थीटा, मतलब जहां थीटा क्या होता है उन दोनों के बीच का एंगल, भाई a वेक्टर और b वेक्टर तो ab cos थीटा। अगर मैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर कर दूं तो a वेक्टर अपने साथ ही कितने का एंगल बनाएगा, भाई अगर ये a वेक्टर है तो अपने साथ ऑटोमेटिकली है ना 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये a क्या था, a का मैग्नीट्यूड ही तो होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे a cos 0 इट इज a स्क्वायर। तो डेल डॉट डेल को आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर R की पावर n, और आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। समझ में आया सबके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। सिंस डेल की वैल्यू थी कितनी, डेल की वैल्यू होती है हमारे पास, बोलो डेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इट इज आई डेल बाई डेल एक्स, भाई आप लोगों को आनी चाहिए डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये डेल स्क्वायर ये क्या था, लाप्लास ऑपरेटर, इसकी वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। तो मैं इस फंक्शन को सॉल्व कर दे रहे हैं। सो
डेल स्क्वायर आर की पावर एन, क्या जाएगा आर की पावर एन तीनों के साथ, डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन, भाई इसके बाहर से तो लिखा है आर की पावर एन, तो इसके बाहर से आर की पावर एन लगा दो, डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर आर की पावर एन प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर एंड आर की पावर एन। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर एस। मैं इसको इक्वेशन नंबर एस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें इतने सारे एक साथ सॉल्व नहीं कर रहे यार, एक एक वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं ना, लास्ट में वैल्यू हम इक्वेशन एस में पुट अप कर देंगे। हियर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन, दो बार किया गया तभी तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर हुआ। इट इज डेल बाय डेल एक्स, पहले इस फंक्शन का करो एक्स के रिस्पेक्ट में, एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल एक्स, फिर आर का भी तो करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एन तो मेरे लिए कांस्टेंट नंबर है। अच्छा, अगर आपको याद है कल जब हमने लास्ट सेशन में किया था, मैंने आपको बताया था डेल आर बाय डेल एक्स, भाई इस आर का अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है ना, इस आर का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स बाय आर, उल्टी हो जाती है। जिसको याद है वो अच्छी बात है, वो डायरेक्टली यूज कर ले, जिसको नहीं पता है मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तो आपको एक वैल्यू के लिए तो एटलीस्ट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली इतना गलत है। डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू, हाँ रिमेंबर रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि डेल आर बाय डेल एक्स क्या हो जाता है, एक्स अपॉन आर उल्टा हो जाता है। ऐसे डेल आर बाय डेल वाई कहूंगा तो वाई बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना, और डेल आर बाय डेल जेड कहूंगा तो वो जेड बाय आर हो जाएगा। अब कैसे हुआ भाई, यहां पर पहले तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट आ गई बाहर, ये आ गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल एक्स। अभी देखो मैंने सीधी वैल्यू नहीं लिखी है, सिंस आर क्या था हमारे पास, इट वाज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर हाफ, तो डेल आर बाय डेल एक्स पूरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करो पहले, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। भाई यहां पर मैंने कैसे किया समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, पहले तो 1/2 फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ माइनस वन, n माइनस वन होता है ना, n इंटू एन माइनस वन, जैसे x की पावर n का करते हैं हम, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो n तो हो गया हाफ, फिर पूरा x ये हो गया n माइनस वन, हाफ माइनस वन, तो हाफ माइनस वन दैट इज माइनस हाफ, उसको मैंने नीचे लिख दिया। फिर दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, ये फंक्शन क्या था, आर ही तो था, इसका x के रिस्पेक्ट में करो तो केवल x के रिस्पेक्ट में करना है, y और z कांस्टेंट, इट इज 2x व्हिच इज x अपॉन r। तो सिमिलरली तो देखो आपको मिल गया ना, डेल r बाय डेल x की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन r। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, डेल r बाय डेल y को y अपॉन r एंड डेल r बाय डेल z को z अपॉन r लिखा जा सकता है, हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर, जो आप डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन बराबर, हमने क्या फाइंड आउट किया था, एन डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन माइनस वन और डेल आर बाय डेल एक्स विच इज एक्स अपॉन आर, तो इसे क्या लिखेंगे, एन डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स। अब यहां पर देखो तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन, हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, इट इज क्या लिखेंगे, एन, इसमें फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन एन माइनस टू, सेकेंड फंक्शन का दैट इज वन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स, इस फंक्शन का करेंगे तो एन माइनस टू और आर टू दी पावर एन माइनस थ्री एंड डेल आर बाय डेल एक्स। सही से आ गया क्लियर, इट इज एन आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू आर टू दी पावर एन माइनस थ्री और डेल आर बाय डेल एक्स क्या था, इट इज एक्स अपॉन आर, तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारे लिए, एन आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू। अच्छा ये x नहीं, एक x यहां भी है तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और r की पावर n माइनस फोर, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर r की पावर n की। अब इस फंक्शन को देख के आप हम सिमिलरली डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं,
सिमिलरली देखो यहाँ पर जब आपने x के रिस्पेक्ट में क्या आया x स्क्वायर है, बाकी तो सब r के टर्म आ रहे हैं, तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, del स्क्वायर बाय del y स्क्वायर r टू दी पावर n, इट्स मस्ट बी n r टू दी पावर n minus 2 प्लस y स्क्वायर n minus 2 r to the power n minus 4 and del square by del z square r to the power n, it can be written as n r to the power n minus 2 plus z square n minus 2 and r to the power n minus 4। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, सो del square r to the power n वो क्या था, इन तीनों का सम ही तो था, तो इन तीनों का समीशन कर सकते हैं। देखो तीनों में क्या कॉमन है, इट इज n r की पावर n minus 2 r की पावर n minus 2 r की पावर n minus 2 दैट इज 3 r to the power n minus 2। इन पीछे वाले टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, हियर इट इज n minus 2 कॉमन, r to the power n minus 4 कॉमन, अंदर क्या बच रहा है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इट इज n 3r to the power n minus 2 plus n minus 2 r to the power n minus 4। ये फंक्शन क्या है, r स्क्वायर, और क्यों है जिसको नहीं पता चल रहा है, आपके पास r की वैल्यू क्या थी, इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो दैट विल बिकम r स्क्वायर, वो r स्क्वायर बन जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इट इज n 3r to the power n minus 2 प्लस यहां पर क्या आ रहा है n minus 2 r to the power n minus 2, देखो दोनों में n minus 2 कॉमन, तो r की पावर n minus 2 कर दीजिए बाहर, इट इज 3 प्लस n minus 2, इट इज n minus 2 कितना होता है, इट इज n plus 1 and r to the power n minus 2, और आई थिंक सो आपको यही चीज प्रूव करनी थी। क्लियर, तो आपके सही से आ गया होगा क्लियर। तो इसमें अब भाई जो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सोलेनॉइडल और इरोटेशनल पे भी पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन उसका सोलेनॉइडल का और एक क्वेश्चन इरोटेशनल का करा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए देखिए, तो ये बाकी की नहीं, दोनों क्वेश्चन तो आपने करने में एक ही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल क्या था, क्योंकि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड में भी हमने पढ़ाया और डाइवर्जेंस भी हम रीड कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन को करा दे रहे हैं क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है पेपर में, और नीचे के क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो आपको देखो पहला क्या दिया हुआ है, एफ एंड जी वेक्टर आर इरोटेशनल, देन एफ क्रॉस जी वेक्टर इज सोलेनॉइडल। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है मेरे पास एफ वेक्टर एंड जी वेक्टर आर इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब जो रोटेट नहीं कर पा रहे, तो उनका जो रोटेट नहीं कर पाते उनका कर्ल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ये भी 0 है एंड कर्ल ऑफ जी वेक्टर ये भी 0 है। क्लियर, आपसे प्रूव करना है कि एफ क्रॉस जी सोलेनॉइडल है। अच्छा, कोई वेक्टर सोलेनॉइडल कब होता है, सिंस इफ ए वेक्टर इज सोलेनॉइडल देन क्या प्रूव करना पड़ता है आपका, कि वो डाइवर्ज नहीं करता, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर 0। सो कैलकुलेटिंग, आप क्या निकाल दो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी वेक्टर को फाइंड आउट कर दीजिए। अच्छा, अब ये क्या है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी है, मैं इसका फॉर्मूला नीचे लिख दे रहा हूं, सिंस डाइवर्जेंस, मैंने इसलिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको ये आइडेंटिटी बाद में यूज होंगी। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी क्या था, b डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस a डॉट कर्ल ऑफ b वेक्टर। तो इसे क्या लिखोगे, b मतलब g डॉट कर्ल ऑफ f वेक्टर माइनस f डॉट कर्ल ऑफ g वेक्टर। इसको लास्ट में नीचे चेंज करके देना, तो g वेक्टर डॉट ये तो 0 ही है, f वेक्टर डॉट ये भी 0 है, इट इज 0। तो डाइवर्जेंस f क्रॉस g वेक्टर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट f क्रॉस g वेक्टर इज सोलेनॉइडल। तो आपको करना कुछ नहीं है यार, देखो अगर जहां पर आपसे वेक्टर क्वांटिटी के लिए कह रहा है कि वो सोलेनॉइडल है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 प्रूव कर दो, और अगर कह रहा है रोटेशनल है, रोटेट नहीं कर सकता, तो वो कर्ली नेचर नहीं रख रहा भाई, तो इसका मतलब उसका कर्ल 0 हो जाएगा। तो आपको इतना ही करना। तो शेष 2 बचे हुए क्वेश्चन जो है, इसमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है आपको, जो
ताकि ये रोटेशनल हो सके, मतलब इसका कर्ल 0 कर देना और एबीसी की वैल्यू डिटरमाइन कर देना। इसको सोलेनोइडल आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और एक दो क्वेश्चंस जो है और ले ले रहा हूं जिसको आप होमवर्क में करेंगे, ट्राई करिएगा, अगर हो जाएंगे तो ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं, डाइवर्जेंस, पहला क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट 1/r इक्वल्स टू 0। सेकेंड, gradient of divergence of f वेक्टर बराबर होगा माइनस का 2r वेक्टर 2r अपॉन r क्यूब वेक्टर, वेयर f वेक्टर ये आपको दिया हुआ है r वेक्टर अपॉन r। क्लियर? तो ये 4 सवाल हो गए आपके लिए, सफिशिएंट है। इन चारों क्वेश्चंस को करके लाइएगा और आज के लिए सफिशिएंट है लेक्चर। और फिर अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। और भाई देखिए, मेहनत करिए, मैं बार बार कहता हूँ मेहनत करो, मजे करो, लाइफ में सब कुछ करो यार, ठीक है ना। ये लाइफ है, हर चीज़ होनी चाहिए और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए। बट हाँ, ये चीज़ की फोकस रखिए कि यार आपको एक प्रॉपर करियर बिल्डअप करना है, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टडी नहीं करनी है, थोड़ा सा इस तरह से स्टडी करनी है कि यार मैं अपने अंदर एक्सेलेंसी भी ला सकूँ, ठीक है। और कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछिए और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।